देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त हो गया है राजधानी का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट भारत के लिए गर्व का विषय है। 644 एआई टेक्नोलॉजी, 41 टेक कंपनियों के सीईओ शामिल हुए, 3 लाख से ज्यादा विजिटर्स आए, 37 देशों के 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स ने भाग लिया। भारतीय इनोवेशन की दुनिया भर में चर्चा हुई। सर्वम जैसे इंडियन एआई इनोवेशन ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारत के एक स्ट्रीट वेंडर में 1.4 बिलियन भारतीयों की डिजिटल स्टोरी दिखाई दी। सुंदर पिचाई को वाइजैक में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दिया। इंफोसिस के डायरेक्टर नंदन नीलेकणी को भारत के एआई क्षेत्र में एग्रेसिव अप्रोच दिखाई दी। अडानी ने $100 बिलियन तो अंबानी ने 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का खाका खींचा। लेकिन देश की शान एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नंगा नाच करना हुआ। जी हां, कपड़े उतार कर ये पहुंचे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखकर वहां पर मौजूद विदेशी हैरान होकर, परेशान होकर यहां वहां भागने लगे। आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही कांग्रेस पार्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेशर्मी की सारी हदें पार करने के लिए वो तैयार हो गए। और ऐसा नहीं है कि ये अनजाने में उठाया गया कोई कदम है। ये सोच समझकर एंट्री के लिए क्या करना है, कैसे कपड़े उतारने हैं, कैसे नंगा नाच करना है, कैसे बेशर्मी की हदें पार करनी है, ये सब कुछ एक रणनीति के तहत हुआ। एआई समिट में राहुल गांधी की यूथ विंग के कार्यकर्ता देश विरोधी एजेंडा लेकर पहुंच गए। बेशर्मों की तरह अपनी शर्ट उतारकर भारत मंडपम के अंदर दाखिल हुए। ये जगह थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करने की, इनोवेशन पर चर्चा करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, देश का गर्व बढ़ाने की। लेकिन यहां पर अपनी दोयम दर्जे की राजनीति का प्रदर्शन किसने किया? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। एआई समिट में जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस ने ले ली है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजनीतिक सुर्खियां बटोरने की दोयम दर्जे की कोशिश नहीं तो इसे और क्या कहा जाए? क्या ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मंच था? क्या ये घरेलू राजनीति का अड्डा था? मैं सवाल आज देश भर के सामने, राजधर्म के दर्शकों के सामने रख रही हूं कि क्या ये मंच था? यूएस ट्रेड डील, इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए क्या ये मंच था? क्या जंतर मंतर अब प्रदर्शन की जगह नहीं बची? आप जरा एक बार इस तस्वीर को बहुत गौर से देखें। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये कोई नया नारा आप सुन रहे हैं? नहीं, ये नया नारा तो कतई नहीं है। ये नारा आपने किसके मुंह से सुना है और कहां सुना है? ये नारा आपने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के मुंह से सुना है। यह आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलते हुए सुना। लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही क्या कांग्रेस पार्टी या यूथ कांग्रेस इस हद तक नीचे गिर जाएगी कि अंतरराष्ट्रीय गर्व के विषय पर, जहां पर एआई समिट चल रही है, जहां देशी ही नहीं बड़ी संख्या में विदेशी कंपनीज के टेक सीईओज आए, जहां पर इतने बड़े बड़े इनोवेशंस पर चर्चा हुई, वहां पर कपड़े उतारकर खड़े हो गए। वहां पर ये प्रदर्शन का नंगा नाच हो रहा है। क्या देश का सम्मान भूल गए? क्या गंभीरता भूल गए? इंडिया की एआई पावर जिसका दुनिया में डंका बज रहा है, इमैनुअल मैक्रो बड़ी बड़ी बातें भारत के सम्मान में कहकर गए। इसे लेकर कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है। जब से इंटरनेशनल समिट शुरू हुई है, तब से कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, उनके जरा एक बार ट्विटर हैंडल पर जाकर आप देख लें, उनके एक्स पोस्ट को जरा पढ़कर देख लें। ऐसा लग रहा है जैसे जहर उगलने में कौन किससे आगे जाता है, इसके कंपटीशन चल रहा है। और जब नेता ऐसा करेंगे तो फिर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये करेंगे ही। टी शर्ट खोलकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, दुनिया के सामने देश की बेइज्जती कराने लगे। इस तस्वीर को देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहनकर भारत मंडपम में आए।
आपको जरा शुरू से इस तस्वीर को देखना होगा। मैं जरा निवेदन करूंगी ये शुरू से इस तस्वीर को दिखाएं ना। ये देखिए, सफेद रंग की टी शर्ट हर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पहनी हुई थी। उसके ऊपर उन्होंने छिपाने के लिए जैकेट पहन लिया। उन्हें पता था कि इस तरीके के प्रोपेगेंडा की जगह तो ये है नहीं, तो एंट्री करने के लिए कुछ तो डिस्गाइज प्ले करना होगा, तो इसलिए सबने टी शर्ट पहनी, टी शर्ट के ऊपर उन्होंने जैकेट पहन लिया और जैकेट पहनकर वो अंदर दाखिल हो गए। अपना कैमरा लेकर वो वहां पर पहुंचे थे। जैसे ही क्यूआर कोड के जरिए एआई समिट में वो एंटर करते हैं, उनकी एंट्री होने के साथ साथ पहले वो जैकेट हटाते हैं, फिर टी शर्ट खोलकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस दौरान यहाँ पर मौजूद लोग हैरान हैं, परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे एकाएक ये क्या हो गया। उनके हाथ से टी शर्ट छीनने की कोशिश भी वहां पर हुई। एआई समिट में मौजूद आम लोगों को ये लगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो देश का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से असामाजिक तत्व है? असामाजिक तत्व नहीं है जनाब, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर एआई को बदनाम करने की साजिश रचकर पहुंचे थे। क्यूआर कोड कोई भी आदमी ऑनलाइन रजिस्टर करा सकता है वेबसाइट पे। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपने लिए क्यूआर कोड बनाया, जनरेट किया। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके और अपने जो ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट है जिसका इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उस टी शर्ट के ऊपर से स्वेटर और जैकेट इन्होंने पहने हुए थे और उस स्वेटर और जैकेट को जो हॉल नंबर 5 का लॉबी एरिया है उसके अंदर उन्होंने उतारते हुए वहां पे इस चीज को प्रोटेस्ट किया, जिसमें 4 लोगों को हमने डिटेन कर लिया। ये इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं। इनका जैसे एक का नाम कृष्णा हरि है, उम्र 35 साल, ये राष्ट्रीय सचिव है, ये बिहार के रहने वाले हैं। दूसरे कुंदन यादव हैं जो भी बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय सचिव है, प्रदेश सचिव है, उम्र 33 साल। तीसरे अजय कुमार हैं, वो यूपी के हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पूर्वी यूपी के। और तीसरे नरसिम्हा यादव हैं, महबूब नगर तेलंगाना के रहने वाले, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। इन 4 लोगों को हमने डिटेन किया है, बाकी को भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनको भी जल्दी एक्शन लेंगे। यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने जो एआई समिट में किया उसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई हैरान है। सब कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। जिस इवेंट पर दुनिया भर की नजर है, वहां इस तरह की करतूत कांग्रेस की मानसिकता की क्या पोल नहीं खोल रही है? ये प्लेटफॉर्म नहीं है एक्चुअली ये ऐसे इस तरह से कैसे करने का या प्रोटेस्ट करने का, बिकॉज ये एआई समिट यहाँ पे भारत से और भारत के बाहर से भी डेलीगेट्स आए हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज आई है और ये भारत के फ्यूचर के लिए एआई इज फॉर बिल्ड फॉर भारत। सो हम ये ऐसे प्रोटेस्ट करके और ये क्या बताना चाहते हैं एक्चुअली यहाँ पे जो भी हो रहा है ये अपना भारत को बिल्ड कर रहा है। एआई इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ भारत। सो मुझे लग रहा है ये प्रोटेस्ट वगैरह ये प्लेटफॉर्म नहीं है और ये ऐसे करना भी नहीं चाहिए। लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को समझना चाहिए। एक जगह होती है, एक टाइम होता है, एक तरीका होता है, एंड जहाँ पे हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आज भारत कितना आगे बढ़ गया है, एआई के दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। दिस इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर अस टू शोकेस आवर स्ट्रेंथ। अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, अलग अलग पार्टीज़ के लोग आए हुए हैं, अलग अलग टाइप की इनोवेशंस पे लोग काम कर रहे हैं। हमें उस चीज़ का ही फोकस करना चाहिए एंड जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उससे एक देश की इमेज पे एक फ़र्क पड़ता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो एआई समिट में किया वो वाकई शर्मनाक है। बीजेपी का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एंटी इंडिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रॉन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं, कैरेक्टरलेस होकर, ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर, लॉयल्टीलेस होकर भारत का विरोध कर रही है बीजेपी विरोध में। ये कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, ये पीएम का विरोध नहीं है, ये भारत की उपलब्धि का विरोध है।
मैं एक सवाल दर्शकों के सामने रख रही हूं। देश को शर्मिंदा करने की ये कैसी कोशिश है? ग्लोबल इवेंट में निर्वस्त्र होकर ड्रामा करने की यूथ कांग्रेस की ये कैसी चाल है? क्या ये खुद कांग्रेस पार्टी पर भारी नहीं पड़ेगी? देश को शर्मिंदा करके कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और सरकार दोनों को यूथ कांग्रेस के बहाने राहुल गांधी पर क्या वार करने का मौका नहीं दिया? राजनीतिक शहमात के खेल में किसी भी दल को देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार क्या दिया जा सकता है? इसका जवाब आप दीजिएगा। फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोल रहे हैं। बजट सत्र पर चर्चा हो रही है। 9 बजे के आसपास क्या तो पता लगा वित्त मंत्री जी सदन में हैं, सदन चल रहा है। यानी ये दिखाता है कि वास्तव में माननीय सदस्यों ने रुचि ली है। और ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये पहली बार हुआ है। और बजट भी ऐतिहासिक है। यानी 9,12,696 करोड़ रुपए का यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर कही भी हैं कि वित्तीय स्वीकृति समय पे नहीं दी जाती है, लेकिन वह सच नहीं है। मैं इन सब बातों पे भी बात करूंगा कि कुल बजट की कितनी स्वीकृतियां पहले की सरकारों में जारी होती थी और कितना हमारे सरकार के समय जारी हो रही है और कितना पैसा खर्च हो रहा है। सदन की कार्रवाई में जो अनुदान मांगों पर विभागों के जो विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी होता है। एक गाइडलाइन होती है और गाइडलाइन इस बात को लेकर होती है कि बजट पास होने के बाद 31 मार्च के बाद जब पहली अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ? क्या परिस्थितियां थी, अब कैसे परिस्थितियां बदली हैं? जो है वह इतना ज्यादा है। आप उत्तर प्रदेश पे उधार इतना ज्यादा है, मुझे लगता है कि वह सच नहीं था। तो वित्त मंत्री जी ने तत्काल वो अपने प्रतिक्रिया वहां पर व्यक्त कर दी और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जो राजकोषीय घाटा है, जो कुल जीएसडीपी का हमारे पास कितना यानी हम कुल कितना घाटा हमारे पास है, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो 16-17 जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इसका प्रतिशत था 4.39%। और आज के दिन पर 25-26 में, हम इस समय 25-26 में हैं, इस समय है यह 2.97% है ये, यानी उससे काफी कम है। इसका मतलब हमारा वित्तीय प्रबंधन बेहतर है और इस वित्तीय प्रबंधन के लिए ही आज देश भर के बैंकर्स यूपी पे विश्वास करते हैं को मिला है। और इसी परिवर्तन का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर टॉप 3 राज्यों के अंदर पहुंचाया है। और मैंने इसलिए कहा आप स्वस्थ रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तब देश का टॉप की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश होगा। इस दृष्टि से हम लोग इस बजट को इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं। और इस माननीय सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे ये अत्यंत यहाँ पर इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए जिन माननीय सदस्यों ने
यहां पे भाग लिया है, उन सभी ने बहुत अच्छे सुझाव भी इस मामले में दिए हैं। आपने कुछ चीजें कहीं कि वास्तव में कहां से पैसा आएगा। जो 9,12,000 करोड़ रुपए का आपने बजट प्रस्तुत कर दिया है, आपके पास पैसा कहां से आएगा, आपने टारगेट ही रखा है, बड़ा लक्ष्य रखा जाता है। कोई बड़ा कार्य करने के लिए बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए उस प्रकार का परिश्रम किया जाता है। मुझे याद है हम लोगों को जब 2017 में किसानों के कर्ज को माफ करना था, लघु और सीमांत किसानों के, पैसा कहां से आएगा, ये चर्चा थी। बैंकर्स के पास जाते थे, परसेप्शन खराब था, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था। मैं उस समय के वित्त सचिव को अपने सामने बिठाया, मैंने कहा मुझे बताओ तो कि भाई खर्चा क्या है, क्या क्या कहां कहां पे है। और हम लोगों ने उस समय जो योजना बनाई थी और उसके बाद जो बजट बनाया था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने बजट से किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया, किसी वित्तीय संस्थान से कर्जा नहीं लिया, और प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी के कार्यक्रम को संपन्न किया था। उत्तर प्रदेश ने किया था। ये सारा पैसा हमने बजट से दिया था। हम लोग आए थे, बजट प्रदेश का खजाना खाली, बैंक कोई पैसा देने को तैयार नहीं। हां, हमने लीकेजेस रोके, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया, और प्रभावी अंकुश लगाने का परिणाम था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती भी दिखाई दी। और आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे। पीएलए को हम लोगों ने इसीलिए बंद किया कि 31 मार्च तक जो पैसा खर्च होगा वो वहां रहेगा, या जिस योजना का पैसा जाएगा वो वहां रहेगा, शेष पैसा वापस आ जाएगा। क्योंकि डंप पड़ता था, वो पैसा डंप पड़ा रहता था, उस पैसे का उपयोग हो सके, हम इसलिए उस पैसे को वापस लेते हैं और डिमांड के अनुसार फिर उस पैसे को यहां से वापस भेजते हैं। उसके अनुरूप ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। हम लोगों ने इस बारे में इस बात को, यानी जो यहां पे मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ कल जो यहां पे एक अधिनियम पारित किया है माननीय सदन ने, एफआरबीएम से संबंधित रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुरूप, ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है किसी भी राज्य के लिए, और उसी को उत्तर प्रदेश फॉलो भी कर रहा है कि हम लोग एफआरबीएम की उस अधिनियम के अंतर्गत ही हमारे ऊपर कोई भी कर्ज हो और हमारी जो वित्तीय अनुशासन हो उसके अनुरूप हो। और उत्तर प्रदेश देश के अंदर उन राज्यों में से है और उसमें अग्रणी राज्य है जिसने रिजर्व बैंक के इस गाइडलाइन को अक्षरशः पालन किया है और उसको कहीं भी विचलित नहीं होने दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। और खास तौर पर जब आप कह रहे थे कि देखिए आपके समय में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था वह तो सामान्य वेतन, पेंशन आदि के मद में खर्च हो जाता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, यह जो पूंजी बनती है, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, इसके बारे में विशेषज्ञों के जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। नीति आयोग हो, रिजर्व बैंक हो या अन्य वित्तीय संस्थान हैं, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं कि अगर हम एक पैसा लगाते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो वह बदले में 5 से 6 गुना रिटर्न करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है, यानी रोजगार भी उससे सृजित होते हैं, लोगों के जीवन को भी आसान बनाने में वो योगदान देता है। और उत्तर प्रदेश में
आपके यहां 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वह 71,000 करोड़ रुपए के आसपास था और आज यह है 1,77,000 करोड़ रुपए से अधिक का। आप अनुमान करें कि सरकार किस रूप में इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और अगर आप इसको देखेंगे कि ये चीज और ये देश के अंदर सर्वाधिक है, ऐसा नहीं कि इसमें हम कहीं पीछे हों, सबसे ज्यादा देश के अंदर है, सबसे ज्यादा। मैंने परसों भी इस बात को कहा था कि हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशो, बैंक में उत्तर प्रदेश का नागरिक जितना पैसा जमा करता था उसका केवल 43 से 44% ही उत्तर प्रदेश के अंदर खर्च हो पाता था। हम लोगों ने इसको बढ़ाया, जब उद्योग लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हुआ, तो आज ये लगभग 61-62% तक पहुंच चुका है। यानी लगातार वह पैसा, यूपी का पैसा यूपी में लगे, इसके लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके माध्यम से लाखों नौजवानों ने अपने रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आप रोजगार की बात कर रहे थे, आपने सही कहा कि सरकारी नौकरी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन होना चाहिए और सबसे बड़ा उसका माध्यम होता है एमएसएमई। जिस राज्य के पास एमएसएमई का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, सस्ता मैन पावर होगा, कुशल मैन पावर होगा, वह राज्य बड़े औद्योगिक निवेश को करने में सफल हो सकता है। 17 के पहले ये संभावनाएं थीं, लेकिन आप लोगों की सरकार के भय के नाते उस समय कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार नहीं था। एमएसएमई यूनिट की हालत बहुत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हमने बनाए हो, ऐसा नहीं, हम लोगों ने तो प्रोत्साहन दिया उनको। मुरादाबाद का ब्रास वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। फिरोजाबाद का ग्लास सदियों से है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का सदियों से चली आ रही परंपरा है। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों से परंपरागत चली आ रही परंपरा है। भदोई की कालीन सदियों की परंपरा है। लेकिन ये सब हताश और निराश थे। इनका कोई पुरस्कार नहीं था, कोई पूछता नहीं था। सरकार आई, सरकार ने इनकी मैपिंग की, सर्वे करवाए, क्या कुछ हो सकता है, इनको सर्वे करके इनको कहां पे आवश्यकता पड़ती है, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, पैसे में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, प्रशिक्षण में, कहां पे हो सकता है। सरकार ने उसके साथ कार्रवाई प्रारंभ की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2018 में हमने प्रारंभ किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। अकेले यूपी के पास 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। 3 करोड़ से अधिक एमएसएमई यूनिट, इस यूनिट में 3 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक कार्य कर रहे हैं। उससे रोजगार उनको प्राप्त हो रहा है, स्वरोजगार उससे प्राप्त हो रहा है। हर एक एमएसएमई यूनिट को हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की और हर एक एमएसएमई जो उसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवा रही है। 5 लाख का ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। दूसरा, परंपरागत रूप से भी जो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे, क्या स्थिति थी उनकी,
आप तो इतने पुराने आदमी हैं, ग्राम स्वराज की चर्चा करते थे। ग्राम स्वराज प्रदेश के अंदर, ये ग्राम स्वराज जहां गांव हर एक चीज को लेकर गांव के अंदर गांव अपनी योजनाएं बनाता था, गांव अपनी योजनाओं को लागू करता था, गांव अपने अंदर सारी व्यवस्थाओं को लागू करता था। और ये पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी गांव के अंदर ही हुआ करती थी। किसी चीज के लिए किसी पे निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे हमारे। गांव के अंदर नाव भी होता था, गांव के अंदर कारपेंटर भी होता था, गांव के अंदर राजमिस्त्री भी होता था, गांव के अंदर हर प्रकार का व्यक्ति होता था। एक दूसरे पर सबकी व्यवस्था निर्भर होती थी और वह व्यवस्था संचालित होती थी, एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ती थी। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के एक सौहार्द भी था, संपन्नता भी थी, लोग अपने अनुसार उसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन परिणाम क्या है? 2000 यानी लगातार इसमें गिरावट आई और अंततः 2019 में हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम लागू की थी, टूल किट वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज बड़े पैमाने पर हम लोगों ने टूल किट उपलब्ध करवाने प्रारंभ किए, उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है, बैंकों से सस्ते में लोन देना प्रारंभ किया है। प्रदेश के ही युवाओं के लिए जो हम लोगों ने स्कीम लागू की, उस स्कीम के अंतर्गत ही इस सीएम युवा की वह योजना है जिस स्कीम के अंतर्गत मार्जिन मनी के साथ ही हम लोग मार्जिन मनी देने के साथ ही गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त, पहले चरण में 5 लाख रुपए का, दूसरे में 7.5 लाख का और तीसरे में 10 लाख रुपए तक का हम लोग उसको बैंक से लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश के अंदर 1,10,000 से अधिक नौजवानों को सीएम युवा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद की है। और मैं एमएसएमई मंत्री से कहूंगा कि एक बार वह आपकी बात, आपने जिन नौजवानों को बताया है आप दीजिए, और मैं मानता हूं हर जनप्रतिनिधि को रुचि लेनी चाहिए, उन नौजवानों का प्रशिक्षण हो और फिर उसके अनुसार वो बैंक से लोन लेंगे तो उसका सब कुछ तो सरकार को देना है। वो मूलधन वापस कर दें, जो भी उसमें मार्जिन मनी के बाद जो मूलधन बचता है उसको वापस कर देगा तो उसका बहुत अच्छा काम हो। लेकिन काम उसको क्या करना है, इसका प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और ये प्रशिक्षण विभाग करा रहा है। हर जनपद में हम उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। ये चीजें भी आपको दिखानी पड़ेगी, इसको हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन जो चीजें आपने यहां पे कही हैं, दूसरा है जो नीति आयोग देश के अंदर देश की नीतियों के निर्माण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग ने देश के अंदर जो अपनी रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में जो जारी की है, उसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने देश के अंदर फ्रंट रनर श्रेणी में रखा है। और उन्होंने कहा है कि व्यय की गुणवत्ता, पूंजीगत निवेश, ऋण स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन के इन सभी मानकों पर राज्य को संतुलित और सुदृढ़ माना है। और सीएजी ने भी इस बात को माना है कि सुदृढ़ राजस्व स्थिति और संतुलित वित्तीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश की उन्होंने सराहना की है। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया है और मुझे लगता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर हमने काम किया है तो वह आंकड़े आने ही चाहिए, सभी के सामने, सबके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और यहां पे पहली बार उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने आर्थिक सर्वेक्षण सदन के सामने प्रस्तुत किया है और वह भी यह इस सदन के सामने, आपके सामने वो चीजें सब कुछ आपके सामने यहां प्रस्तुत हुई हैं। और आज हम कह सकते हैं ये जो प्रयास हुए हैं सरकार के द्वारा निरंतर किए जाने वाले प्रयास हैं, उन प्रयासों का परिणाम है
कि आज उत्तर प्रदेश एक देश के अंदर उन राज्यों में माना जाता है जो हर एक स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर रिस्क से आज हम लोग एक ऐसे स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं जो लॉ एंड ऑर्डर रिस्क स्टेट से आप स्टेबल और निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। और उस राज्य ने अपने आप को उस रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। ये उत्तर प्रदेश की आज की नई पहचान बनी है। और इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने जिन मुद्दों पर चर्चा की है, अब प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रिपल टी की त्रिवेणी हमें हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। आज हमने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं और उसी दिशा में आज प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रयास, ये बजट उसी का परिणाम है और उसी को हम आगे बढ़ाने के क्रम में आज यहां पर आए हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर जो अन्य विभिन्न मुद्दों पे जब चर्चा करने से पहले इस बजट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं उनकी ओर भी माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम माननीय सदस्य उन सभी की पॉइंट के बारे में जानने की इच्छुक होंगे कि जो कुछ बातें यहाँ पे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही थी वह आखिर क्या है और उसके परिणाम कैसे सामने आने वाले हैं। खासतौर पर इंडस्ट्री 5.0 की चर्चा, हम वर्तमान में इंडस्ट्री 4.0 में चर्चा तो करते हैं। आपने आज देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहली बार EI इम्पैक्ट समिट दिल्ली के अंदर चल रहा है। 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उस समिट में उपस्थित थे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उस समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश। भारत एक उस फील्ड का एक नया लीडर बनकर के उभरा है और उस दिशा में इंडस्ट्री 4.0 ने तो हमें ऑटोमेशन की तरफ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ, बिग डेटा और EI के माध्यम से हमारी बढ़त बढ़ाई। आज वहीं ये जो नया 5.0 की जो एक इंडस्ट्री जो 5.0 की हम बात कर रहे थे, इसमें अब जो टेक्नोलॉजी केंद्रित जो नया मॉडल सामने आ रहा है वह मानव केंद्रित और मूल्य आधारित एक औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना पर आधारित होना है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है EI, आज औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख एनेबलर बनने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने इस बजट में कहा है और इसी दिशा से जिन मुद्दों पर हम लोग यहां पे आज चर्चा कर रहे हैं, और मुझे देख के जहां एक और थी कि पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वहीं भारत मंडपम में जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है,
आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, जो इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, उसमें मुख्य रूप से जो घोषणाएं हुई हैं उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर इस बजट में जिसका प्रावधान किया गया है, खासतौर पर डाटा सेंटर की स्थापना के बारे में हम लोगों ने जो स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी के गठन की बात की है, डाटा क्या है, और इसके बारे में मुझे लगता है कि कुछ उदाहरण के साथ में मैं माननीय सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि कैसे इसका इंपैक्ट होता है और कैसे एक गेम चेंजर हो सकता है, प्रभाव क्या है इसका, कैसे हो सकता है। यानी डाटा के बारे में आज पूरी दुनिया के अंदर यह मान्यता है। पहले एक समय था जब दुनिया के अंदर ऑयल इकोनॉमी मानी जाती थी, यानी जिसके पास तेल है अर्थव्यवस्था पर उसका कब्जा है। बाद में जितनी भी अन्य टेक्नोलॉजी आई, जिसको आप आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं, या फिर अलग अलग समय में आई, जिसका एकाधिकार था, उन लोगों ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के समय में जो हमारा मानना है कि, और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है कि एआई आज के समय का जो सबसे बड़ा वो बनने जा रहा है, वो एआई बनने जा रहा है। और एआई ही ऑयल का स्थान लेने वाला है, और किस रूप में लेने जा रहा है इसके बारे में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट उसकी है वो डाटा सेंटर की है। और डाटा सेंटर की दिशा से उत्तर प्रदेश के अंदर ने अपने कई कदम बढ़ाए हैं। हमने उसके लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने इसके बाद डाटा सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई की है, और अब तक हमारे पास कई डाटा सेंटर यूपी के अंदर स्थापित हो चुके हैं और कई हमारे पास प्रस्तुत हैं। लेकिन उसका क्लस्टर किस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और ये जो न्यू ऑयल के रूप में काम करेगा, इसकी उपयोगिता को हमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझना होगा। खासतौर पर जो डिजिटल डाटा को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको मैनेज करना, ये तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं उसकी जो होती हैं। और उसी दिशा से हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाया है, जिसमें हम लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, यानी अब तक शासन की जो कार्यप्रणाली थी, हमने डाटा सेंटर अथॉरिटी के गठन की इस प्रक्रिया को क्यों आगे बढ़ाया। आप अक्सर देखते रहे होंगे, आप तो मंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में भी आपने, इस सदन के माननीय स्पीकर के रूप में भी आपने लंबे समय तक आपने कार्य किया है। आप देखते रहे होंगे, और बहुत बार गलती मंत्रियों की नहीं होती है, या लेकिन उन विभागों के माध्यम से कोई एक तरीके को माध्यम नहीं होता है, वो अलग अलग डाटा अलग अलग समय में देते रहे हैं। एक ही चीज के आंकड़े अलग अलग समय में अलग अलग एक ही विभाग दे देता है। इससे बचने के लिए, क्योंकि सही डाटा नहीं होता तो हम उसके अनुसार फिर कार्य योजना और उसके अनुरूप रणनीति नहीं तैयार कर पाते हैं। और इसके लिए
एक ये व्यवस्था, हमारी अप्रोच हमारा क्या होता था, अब तक हमारा जो अप्रोच होता था वह समस्या से समाधान की तरफ होता था। हम उसके बारे में ये नहीं कर पाते थे कि हमें फ्यूचर क्या करना है, इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। हम नहीं, भाई आपने मुद्दा उठाया, किसी माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा उठाया, हमने उस समस्या का वहां पे समाधान करने के दिशा में कार्रवाई कर दी। लेकिन इंडिविजुअल का ही नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल होना चाहिए, इंडिविजुअल की बजाय यूनिवर्सल की दिशा में हम कार्य कर सकें, सबके लिए समान रूप से उसको लागू कर सकें, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। उसी भाव के साथ डाटा की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, और जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टिव की बजाय प्रिडिक्टिव एंड प्रोएक्टिव रोल के रूप में वह कैसे कार्य करता है, ये एक बड़ा कार्य होगा। और उसी दिशा से सरकार अपनी डाटा स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन की दिशा में कार्य कर रहा है, जो प्रदेश का एक सुप्रीम रेगुलेटर और आर्किटेक्ट के रूप में काम करेगा। इसमें डेटा इकट्ठा करना, उसको जोड़ने के असली गेम चेंजर क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी उसको कैसे हम आगे कार्य कर सकते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपने एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया था, लेकिन मैं आपको दूंगा। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इंसेफ्लाइटिस से वहां मौतें होती थी। हमारा ध्यान क्या होता था, उपचार पे, कोई बीमार हुआ उसको उपचार मिल जाना चाहिए, उन्मूलन की तरफ हम नहीं गए। हम लोग 17 में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उपचार के लिए जो भी आपको चाहिए उतना पैसा लगाइए, सब कुछ ठीक करिए, हॉस्पिटल्स ठीक करवाइए, सब कुछ ठीक करो, लेकिन उन्मूलन पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किए, और डाटा एकत्र करने के बाद हम लोगों ने इस बात पर फोकस किया कि वास्तव में इस बीमारी के पीछे क्या है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं होते थे इंडिविजुअल की ही हम उपचार की व्यवस्था करते थे। आज भी होता क्या है, आपने आर्सेनिक की बात की, आपने कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड की समस्या आती है, आप देखते होंगे अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक जोन के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी अलग अलग समय में देखने को मिलती हैं। हर जगह डेंगू नहीं होता, हर जगह इंसेफ्लाइटिस यूपी के अंदर नहीं होता, हर जगह मलेरिया नहीं होता, हर जगह कालाजार या चिकनगुनिया नहीं होता। ये सभी बीमारियां अलग अलग जगह में, या हर जगह कैंसर नहीं होता। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की बीमारियों को उसके क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप बीमारियां भी उसके अनुसार ही वहां पर देखने को मिलती हैं, वहां की जो भी जैव पारिस्थितिकी दिखती है उसके अनुरूप दिखने को मिलती है। हम लोगों ने वहां पे भी इस चीज को किया, ये डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने के बाद इस चीज को पाया कि आखिर ये जो मरीज हैं कहां से ज्यादा आ रहे हैं, कारण क्या है। हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे, और पहुंचे थे कि 2 कारण है। जहां शुद्ध पेयजल का अभाव है और खुले में शौच लोग करते हैं, वहां पर इंसेफ्लाइटिस से मौतें ज्यादा हैं। अब उपचार की व्यवस्था, उपचार के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और हर घर में शौचालय का निर्माण, इस सरकार के द्वारा जो प्रोएक्टिव अप्रोच गवर्नमेंट का था, यूनिवर्सल अप्रोच गवर्नमेंट का था, इंडिविजुअल के लिए भी किया गया, लेकिन यूनिवर्सल जब किया गया, परिणाम क्या है, परिणाम है जो 1200 से 1500 मौतें होती थी। आप दलितों की बात कर रहे थे,